Now we will solve simply supported beam with a moment. So here we consider a beam AB of length L on which a clockwise moment of intensity m, say m kilonewton meter, is applied at a distance L by 2. सेंटर पे एक मोमेंट, सिर्फ और सिर्फ मोमेंट अप्लाई हो रहा है, बस मोमेंट अप्लाई हो रहा है. नाउ अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? तो जब मोमेंट अप्लाई होगा, पहले ना इसका फेनोमेना को विजुलाइज करने की कोशिश करो. जब ए बी बार में एक मोमेंट अप्लाई होगा, क्लॉकवाइज मोमेंट, सो अगर रिएक्शन ना रहता तो ये क्या करता, ए बी जो बार है इसको ए क्लॉकवाइज ऐसे करके रोटेट करवा देता, राइट. बट द बीम ए बी इज इन इक्विलिब्रियम, सो ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम में रहना है तो ये जो रिएक्शन होगा आर ए रिएक्शन, उसको डाउनवर्ड होना होगा और आर बी को अपवर्ड होना होगा, राइट. दो रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा तभी जाके ए इक्विलिब्रियम में रहेगा. अच्छा, ये चीज तो हम लोग फिजिकल आइडेंटिफिकेशन से देखे कि एक रिएक्शन का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो एक रिएक्शन का वैल्यू नेगेटिव होगा. और हम लोग देख रहे हैं कि आर ए का जो वैल्यू होगा दैट शुड बी नेगेटिव और आरबी का वैल्यू पॉजिटिव होगा. अभी देखो ये तो एक फिजिकल आइडेंटिफिकेशन है ना. अभी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे कि जैसे हम लोग कैलकुलेट किया तो देखेंगे कि इसका वैल्यू क्या होता है और कैसे कैलकुलेट किया जाता है और शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट को ड्रॉ किया जाता है. तो हम लोग स्टेप वाइज प्रोसीड करेंगे. स्टेप वन हम लोगों का क्या था? रिएक्शन कैलकुलेशन. रिएक्शन कैलकुलेशन, तो रिएक्शन कैलकुलेशन के लिए हम लोग स्टैटिक इक्वेशन यूज करेंगे. दो स्टैटिक इक्वेशन, एक है समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल्स टू जीरो. तो समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल्स टू जीरो अगर करेंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा? यहाँ पे देखो आर ए और आर बी एक्ट कर रहे हैं फोर्स, बाकी कोई फोर्स नहीं है. सो आर ए प्लस आर बी इज इक्वल्स टू जीरो, एक नंबर इक्वेशन. नाउ दूसरा इक्वेशन क्या चाहिए हमें? मोमेंट वाला इक्वेशन. तो समेशन ऑफ एम एट ए क्लॉकवाइज पॉजिटिव इज इक्वल्स टू जीरो लो. तो हमें क्या मिलेगा? ए पॉइंट पे मोमेंट चाहिए. सो एक आरबी के लिए क्लॉकवाइज मोमेंट हो रहा है, ए पॉइंट पे अगर चाहिए तो आरबी के लिए सॉरी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हो रहा है और एम इटसेल्फ ए मोमेंट क्लॉकवाइज एक्ट कर रहा है. सो पहले आरबी के लिए सो माइनस, क्योंकि आरबी एंटी क्लॉकवाइज ए बी को ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा. सो माइनस ऑफ आरबी इंटू एल प्लस एक कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट क्लॉकवाइज मोमेंट अप्लाई हो रहा है, सो प्लस एम इज इक्वल्स टू जीरो. अभी यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होता तो माइनस आर बी इंटू एल माइनस एम इज इक्वल्स टू जीरो. सो डिपेंड ऑन द नेचर, क्योंकि हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से एनालाइज कर रहे हैं तो क्लॉकवाइज मोमेंट को पॉजिटिव लेते हैं. नाउ यहाँ से देखो आरबी का वैल्यू मिलेगा. सो आर बी इज इक्वल्स टू एम बाई एल और दैट इज द पॉजिटिव एम बाई एल. नाउ आर ए का वैल्यू कितना होगा? put the value of RB in equation 1, so you will have the RA value is equals to minus m by a. Obviously kilonewton, kilonewton. तो हम लोगों ने जो फिजिकल आइडेंटिफिकेशन किया था, यस दैट इज राइट, कि RA को AB को अगर इस मोमेंट के रिस्पेक्ट में AB को अगर स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहना है तो it has to be the reaction should be downward and the at B point the reaction should be upward. So हमें दो रिएक्शन मिल चुका है. दूसरा चीज देखो, इन बिटवीन ए एंड बी कुछ और जो फोर्सेस है वो एक्ट नहीं हो रहा है. तो इस पॉइंट से ही हम लोग शेयर फोर्स का वैल्यू निकाल सकते हैं. शेयर फोर्स का कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, देखो इससे ही हम लोग निकाल सकते हैं. या फिर चलो स्टेप वाइज हम लोग कर लेते हैं एक एक बार. तो स्टेप टू, शेयर फोर्स कैलकुलेशन. हालांकि इस प्रॉब्लम में शेयर फोर्स कैलकुलेशन का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम लोगों का ऑलरेडी शेयर फोर्स जो है वो रिएक्शन के कारण हो रहा है और रिएक्शन हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल चुके हैं. ठीक है, तो हम लोग जो जिस प्रोसेस से प्रोसीड करते हैं उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे. चलो फॉलो करके दिखते हैं क्या दिखेंगे. एट अ डिस्टेंस एक्स सेक्शन ले लो, ए एक्स, यहाँ पे आर ए एक्ट कर रहा है, उस वैल्यू इज माइनस एम बाई एल. सो
शेयर फोर्स एट एक्स, यहाँ पे एक्स सेक्शन कंसिडर किया एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम ए. नाउ शेयर फोर्स एट दैट सेक्शन, शेयर फोर्स एट एक्स इज इक्वल्स टू ओनली द आर ए, और आर ए का वैल्यू कितना है माइनस एम बाई एल, राइट. और इन बिटवीन ए एंड बी देयर इज नो फोर्स, सो माइनस एम बाई एल विल बी कॉन्स्टेंट. लिखो यहाँ पे एज इन बिटवीन ए एंड सी there is no load acting, therefore shear force is equals to minus m by l is constant up to b. तो चलो अभी ड्रॉ कर लेते हैं इसका. अगर शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करना है तो इजीली वी कैन ड्रॉ इट. ए पॉइंट है, बी पॉइंट है. ए पॉइंट पे कितना रिएक्शन फोर्स आ रहा है नेगेटिव एम बाई एल, तो नीचे की तरफ गया नेगेटिव एम बाई एल, स्ट्रेट लाइन क्योंकि इन बिटवीन कोई काम नहीं कर रहा है. देन अगेन हियर आर बी एक्ट कर रहा है, दैट इज द पॉजिटिव आर बाई एल जो ऊपर की तरफ उठाएगा. सो नेगेटिव एम बाई एल दैट इज योर शेयर फोर्स डायग्राम, राइट. सो मोमेंट के कारण भी शेयर फोर्स डायग्राम प्रोड्यूस होता है एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द सपोर्ट रिएक्शन. हो गया. नाउ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करते क्विकली. स्टेप 3 we have to draw the bending moment diagram. So bending moment calculation. Now bending moment calculation के लिए similarly we will consider the section. So यहाँ पे देखो सेक्शन दो स्पैन है, यहाँ का नाम दे दो सी, जैसे सी पॉइंट पे एक्ट हो रहा था. सो दो स्पैन है ए सी और सी बी. दो स्पैन के लिए अलग अलग करके निकाल लेंगे. एक एसी में सेक्शन लेके देखेंगे बिफोर द मोमेंट, एक सीबी में सेक्शन लेंगे बिफोर द मोमेंट, क्योंकि रिएक्शन के बाद एक मोमेंट आ रहा है. क्या बोला कि जब तुम्हें सेक्शन लेना है रिएक्शन के बाद दूसरा कोई फोर्स और मोमेंट हो, मतलब कोई मोमेंट और फोर्स से बाद दूसरा फोर्स या मोमेंट से पहले, वो मोमेंट भी हो सकता है. तो एक सेक्शन लेंगे एसी में, एक सेक्शन लेंगे सीबी में. तो एक एक करके करते हैं चलो. तो पहले से एसी सेक्शन को कंसीडर करते हैं, बीएम एट एसी. तो नाउ एसी सेक्शन में हम लोग एक एसी स्पैन में एक जो सेक्शन है उसको कंसीडर करेंगे. सो ए है, दैट इज द रिएक्शन फोर्स आर ए व्हिच इज एक्टिंग हियर एंड वी आर कंसीडरिंग ए सेक्शन x6 at a distance x from a, और that is before c, that means ac के अंदर है, जो मोमेंट है उससे पहले ले रहे हैं. नाउ mx कितना होगा इस पॉइंट पे, सिर्फ और सिर्फ मोमेंट आ रहा है ड्यू टू द रिएक्शन फोर्स. सो आर ए इंटू एक्स से नाम दे दो, एक इक्वेशन है. नाउ एट x इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स bending moment at A should be 0. Now say at किसी और एक डिस्टेंस पे लेते हैं, at x equals to L by 2, L by 2 just before the application of moment कितना होगा BM at C just before, क्योंकि C पॉइंट पे मोमेंट भी एक्ट कर रहा है. तो यहाँ पे आइडेंटिफाई करना जरूरी है कब तुम बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे हो विदाउट कंसिडरिंग दैट मोमेंट और कब विथ कंसिडरिंग दैट मोमेंट. सो इसमें क्या होगा L by 2 बिठाओ. सो M by L था, आर ए का वैल्यू नेगेटिव M by L, राइट, इनटू L by 2 दैट कम्स एज माइनस M by 2 किलो न्यूटन मीटर. सो एसी पोर्शन में मिल गया है, यहाँ पे 0 है, यहाँ स्ट्रेट जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव M by 2 है. ओके. नाउ देखो यहाँ देख के डायग्राम को देख के हम लोग बता सकते हैं कि यहाँ से नेगेटिव M by 2 गया, फिर क्लॉकवाइज मोमेंट है सो पॉजिटिव उठाएगा M by 2 प्लस M by 2, देन स्ट्रेट होके इधर चला आएगा. बट वही चीज को हम लोग भाया कैलकुलेशन देखेंगे. ओके. सो नाउ
एसी में एक स्पैन ले लिया, सेक्शन लिया, अभी हम लोग सीबी में एक सेक्शन लेंगे। सो बीएम एट सीबी नाम दे दो, बेंडिंग मोमेंट एट सीबी। सीबी में एक सेक्शन लेना होगा, सो दैट वन इज ए पॉइंट समवेयर हियर सी, जहां पे क्लॉकवाइज मोमेंट अप्लाई हो रहा है एम मैग्नीट्यूड का, और वी कंसिडर ए सेक्शन हियर एक्स एक्स एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम ए। तो यहाँ पे आर ए एक्ट हो रहा है, आर ए इज इक्वल्स टू द वैल्यू इज माइनस एम बाई एल। तो आप बताओ कि उस सेक्शन में बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू कितना होगा, एम और बी एम एट एक्स एक्स और एक्स वट एवर इट इज इक्वल्स टू आर ए इंटू एक्स, जो डिस्टेंस है, ए एक्ट करेगा आर ए इंटू एक्स, और क्या एक्ट करेगा, या फिर मान लो अगर तुमने यहाँ पे एक्स डिस्टेंस लिया है, इसको एक्स कंसिडर किया, तो इसको एक्स डेस्ट भी लिख सकते हो, ताकि तुम्हारा जो कंफ्यूजन ना हो। तो बेटर कि इसको एक्स डेस्ट लिख दो और डिस्टेंस को भी एक्स डेस्ट दे दो, एक्स डेस्ट, ठीक। नाउ ये तो हो गया, प्लस और क्या एक्ट हो रहा है, क्लॉकवाइज मोमेंट एक्ट हो रहा है। तो क्लॉकवाइज मोमेंट को डायरेक्टली हम लोग ऐड करेंगे, एम एम मिल गया हमें इक्वेशन मोमेंट के लिए। अभी बिठाओ वैल्यूज एट x equals to L by 2, that means BM at C, कहाँ पे देख रहे हैं, C just after, after क्यों, क्योंकि we here we have already considered the value of moment, so just after is equals to कितना हो जाएगा, L by 2 बिठाओ, तो माइनस M by L इंटू L by 2 प्लस M, तो कितना मिलेगा, पॉजिटिव M by 2 किलो न्यूटन मीटर। नाउ एट x इक्वल्स टू L, दैट मीन्स लास्ट पॉइंट जो B पॉइंट पे है, बेंडिंग मोमेंट एट B इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस M बाई L इंटू L प्लस M, तो L L कैंसिल आउट हो गया, जीरो। तो A और C पॉइंट पे जीरो मिला, A और B पॉइंट पे जीरो मिला, C पॉइंट पे क्या हो रहा है, C पॉइंट पे द वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट इज चेंजिंग फ्रॉम नेगेटिव M बाई 2 टू पॉजिटिव M बाई 2। तो चलो इसका डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए पहले बेस लाइन ड्रॉ कर लो, नीड ए बेस लाइन, बेस लाइन। नाउ नेम इट A B C। सो फ्रॉम A टू C, C पॉइंट पे हमें शेप मिलेगा, फ्रॉम A to C that will be like this, and from C to B this will be like this। Okay. So now I will explain it। So A पॉइंट पे जीरो है, C पॉइंट पे मोमेंट जो है उसको कंसिडर करने से पहले तक यहाँ पे था नेगेटिव ऑफ M बाई 2, देन यहाँ पे क्लॉकवाइज मोमेंट आ गया, तो क्लॉकवाइज मोमेंट क्या करेगा, इसको सीधा उठाएगा, तो नेगेटिव M बाई 2। और हमने ऑलरेडी कैलकुलेशन के बाद देखा कि, कैलकुलेशन से भी देखा कि जब हम लोग मोमेंट को कंसिडर किए हैं, कहा गया यस, जस्ट आफ्टर कंसिडर करने के बाद पॉजिटिव मिल रहा है, कंसिडर ना करने के बाद नेगेटिव मिल रहा है, तो उस पॉइंट पे ऑब्वियसली चेंजेस हो रहा है, नेगेटिव M बाई 2 टू पॉजिटिव M बाई 2। so 0 0 positive negative, that is your bending moment diagram। clear or not, how to calculate or how to find out the bending moment diagram for a simply supported beam with a concentrated moment on it, yes or no, clear हुआ, Yes, sir. okay। Yes, now, sir. now यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखो, हम लोगों ने कुछ चीजें अभी तक देखो, कुछ चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी ऑब्जर्व किया है, उस ऑब्जर्वेशन को पॉइंट वाइज लिख लो, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे पॉइंट्स लिखो, नोट्स लिखो। पहला नोट, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का जो रिलेशन है वो तो ऑलरेडी तुम लोगों ने लिख चुके हो। नाउ यहाँ पे लिखो पहला नोट, उसको भी लिख सकता है कि शेयर फोर्स एट ए सेक्शन इज इक्वल टू
द स्लोप ऑफ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो चीजें हो गया, उस चीज को नहीं लिखाते अभी, कुछ और चीजें लिखाते हैं। तो क्या देखा हम लोगों ने कि इफ, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, इफ ए पॉइंट लोड इज अप्लाइड सम पॉइंट, वहां पे क्या होता है, शेयर फोर्स का जो ऑर्डिनेट है वो सडनली चेंज होता है। देखो शेयर फोर्स यहाँ पे आर जो रिएक्शन होगा उसके कारण गया, देन यहाँ पे जितना लोड आएगा अचानक से शेयर फोर्स का डायग्राम चेंज होगा। तो ऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, शेयर फोर्स का ऑर्डिनेट। तो शेयर फोर्स का ऑर्डिनेट सडनली चेंज होता है जब एक पॉइंट लोड अप्लाई होता है। तो यहाँ पे लिखो, इफ ए पॉइंट लोड, इफ ए पॉइंट लोड इज अप्लाइड, पॉइंट लोड और रिएक्शन भी हो सकता है, पॉइंट लोड और रिएक्शन भी हो सकता है, बीच में कहीं रिएक्शन आ गया, जब हम लोग कंटिन्यूअस बीम देखेंगे तब रिएक्शन आ ही सकता है बीच में। तो और रिएक्शन इज एक्टिंग और अप्लाइड द, हमारे देखिए, द शेयर फोर्स ऑर्डिनेट, और शेयर फोर्स डायग्राम ऑर्डिनेट भी लिख सकते हैं, ऑर्डिनेट विल सडनली चेंज। जैसे कि हम लोग पॉइंट लोड वाला केस में देखे थे। दूसरा ऑब्जर्वेशन अभी अभी क्या देखा कि बेंडिंग मोमेंट का ऑर्डिनेट भी सडनली चेंज होता है इफ ए कंसेंट्रिक मोमेंट इज अप्लाइड ऑन इट। अभी अभी देखे हम लोगों ने, इसको भी पॉइंट आउट करो, इफ एट ए पॉइंट, इफ एट ए पॉइंट ए concentrated moment is applied, the then at that point, the bending moment ordinate will suddenly change। ठीक है, तो इसको समझने के लिए तुम लोग उस जो प्रॉब्लम अभी अभी सॉल्व किया, उस प्रॉब्लम का एक छोटा करके एग्जांपल लिख सकता है कि ये सेंटर पे आ रहा है, तो ये जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो सडनली ऑर्डिनेट उस पॉइंट से चेंज हो रहा है। ओके, बीएमडी लिख के रख सकता है। ओके, फॉर योर रेफरेंसेस। नाउ ये दो पॉइंट तो हमने एस्टेब्लिश किया, अभी और भी पॉइंट्स है, जैसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर कोई भी सेक्शन पे शेयर फोर्स का वैल्यू कांस्टेंट है, शेयर फोर्स का वैल्यू कांस्टेंट है किसी भी एक सेक्शन पे, लाइक पॉइंट लोड की केस में देखो, एक पॉइंट लोड है, बीच में से पी एक्ट हो रहा है, बीच में L/2 पे, L/2 से ए बी सी। सो इसका जब शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करेंगे तब क्या दिखेगा, P/2 उठाएगा, आर ए इक्वल्स टू P/2 होगा, आर बी इक्वल्स टू भी P/2 होगा, ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड। तो स्ट्रेट गया, देन ऑर्डिनेट चेंज हुआ, स्ट्रेट गया, यहाँ पे उठा, एस एफ डी, पॉजिटिव नेगेटिव, ए सी बी। और वी कैन हैव another example, say like we have a cantilever beam of load P acting। तो इसके लिए भी शेयर फोर्स डायग्राम वैसे ही दिखेगा, P लोड ही कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट इट्स लेंथ, तो पॉजिटिव P। सो यहाँ से जो कंक्लूजन है कि इफ ओवर ए स्पैन द शेयर फोर्स इज कांस्टेंट, if over a span the shear force is constant and no other forces acting on that span, then that span is called shear span। एक एक क्वेश्चन आता है, shear span क्या है, shear span, shear span, shear span क्या है कि if
if the value of shear force, if the shear force is constant over an section set span, then and no other forces, obviously shear force constant होगा तो no other forces is applied on it, so फिर भी लिख लो and no other forces is applied, then the span is called shear span. So here देखो मेरा कैंटिलीवर के लिए जो ए बी स्पैन है दैट इज द shear span, या फिर यहाँ पे ए सी और सी बी दैट आर द shear span. That means if for a certain span or certain length the shear force is constant, then this span is called the shear span. Okay, ये हुआ. Now pure bending करके भी एक टर्म आता है, प्योर बेंडिंग. सर उसको प्योर शेयर भी बोलते हैं ना? यस, प्योर शेयर भी बोलते हैं, बट कभी कभी शेयर स्पैन एक टर्म यूज कर देता है, फाइंड आउट द शेयर स्पैन. ओके, और उसे कांस्टेंट शेयर, ऑब्वियसली शेयर कांस्टेंट है तो उसे प्योर शेयर भी बोलते हैं कि शेयर ही आ रहा है. बट फॉर द प्योर शेयर केस हम लोग आएंगे, फॉर द प्योर शेयर केस बस उसमें सिर्फ और सिर्फ लोड के कारण ही शेयर फोर्स आएगा, मोमेंट के कारण बेंडिंग के कारण कोई शेयर नहीं आएगा. ओ वी विल सी दैट थिंग. बट उस स्पैन को शेयर पैन बोलते हैं और उसे कांस्टेंट शेयर स्पैन भी बोलते हैं, प्योर शेयर में सब्जेक्टेड है. बट प्योर शेयर ए टर्म हम लोग हर जगह पे यूज नहीं कर सकते, आएंगे इस जगह पे आएंगे. बट फॉर दिस नाउ यू जस्ट रिमेंबर कि वो जो स्पैन है उसको शेयर स्पैन बोलते हैं बिकॉज द शेयर फोर्स इज कांस्टेंट. अभी वो जो शेयर फोर्स आया है इस प्रॉब्लम के लिए हमने देखा है कि वो जो शेयर फोर्स आया है दैट इज कमिंग फ्रॉम द रिएक्शन एंड द अप्लाइड लोड. सो जब हम लोग प्योर शेयर प्योर टॉर्सन में जाएंगे देखेंगे क्या है क्या नहीं है. अभी इसमें बोल सकता है ये जो स्पैन मैंने लिखा ये प्योर शेयर में है, बट कोई सर्टेन केसेस आएगा जहाँ पे मोमेंट के कारण लेटरल शेयर आएगा, तब जाके उस शेयर को हम लोग प्योर शेयर नहीं बोल सकते. वो देखेंगे कुछ सर्टेन केसेस है, बट फॉर दिस केस यू कैन से इट कि इट्स ए सब्जेक्टेड टू प्योर शेयर. ओके, सो प्योर बेंडिंग क्या है? बेंडिंग कि if over a length or over a span the bending moment is constant, if the bending moment is constant, then or constant over a span, then such portion is called, or then we can say that portion or that span is in pure bending. So say let's example, एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि अगर हम लोगों के पास एक सिंपली सपोर्टेड केस कर रहे हैं तो सिंपली सपोर्टेड के लिए देखो कि वी हैव से 2 point load acting like this, P A से नाम दे दो, B C D, and these are acting L by 3 L by 3 L by 3. तो इस प्रॉब्लम को जब सॉल्व करेगा, दिस इज योर होमवर्क, फर्स्ट नंबर होमवर्क, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना. तो सॉल्व करेगा तब देखेगा जब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करोगे, तो क्या मिलेगा? फ्रॉम हियर टू हियर यू विल हैव ए लाइक दिस. नाउ इन बिटवीन C and D the value of bending moment will be constant, A C D B. That is your bending moment diagram. इसे सॉल्व करना तुम लोग, इट्स योर वर्क, इसे सॉल्व करना. PL by 3 करके आएगा बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू.
तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये जो स्पैन है, इस स्पैन में तुम्हारा बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट है, दिस इज सब्जेक्टेड टू प्योर बेंडिंग। ओके, प्योर बेंडिंग हो गया। दूसरा चीज, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर क्या बोलेंगे कि इफ बेंडिंग मोमेंट changes its sign at any position or any point, then this point is called point of counterflexure। से एग्जांपल के साथ समझते हैं। से हम लोगों के पास एक ओवरहैंग बीम है। ओके, से वी हैव ए ओवरहैंग बीम सब्जेक्टेड टू यूडीएल। नाउ से इस केस में इसका 3 केस हो सकता है कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम नीचे हो सकता है, टच कर सकता है, या ऊपर उठ सकता है। तो हम लोग ऊपर वाला केस को देखते हैं पहले। तो जब हम लोग इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे, से वी विल हैव द बेंडिंग मोमेंट लाइक दिस। इसका कुछ कंडीशंस है, मैंने एज्यूम किया कि ये ऐसे जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखो, एक पॉइंट मिला ए, मान लो इस एक पॉइंट मिला बी। जहाँ पे क्या हो रहा है, ए पॉइंट पे क्या हो रहा है, जब बेंडिंग मोमेंट है वो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, एंड बी पॉइंट पे फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है। तो ये जो 2 पॉइंट है, इन 2 पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर क्या है कि इफ, यहाँ पे लिखो if the bending moment changes its sign about a point, then this point is called point of counterflexure। Now why this is so important? Okay, so consider a beam. So this is a beam, like consider this a beam, and here we have a support, again here we have a support। बेंडिंग मोमेंट प्रोफाइल क्या देखा, इस साइड में ऐसे हो रहा है, देन अचानक मोमेंट चेंज हो रहा है। मोमेंट चेंज हो गया मतलब मेरा डिफ्लेक्शन प्रोफाइल भी चेंज हो जाएगा। तो ये जो बीम है वो कैसे डिफ्लेक्ट करेगा, पहले से इसका अगर डिफ्लेक्शन प्रोफाइल को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो पहले ए ऐसे करके डिफ्लेक्ट करेगा नीचे की तरफ, फिर इस पॉइंट पे ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा, फिर नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा, फिर ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा। मतलब सॉर्ट ऑफ डिफ्लेक्शन प्रोफाइल ऐसा आएगा। तो क्या देख रहे हैं, इसे नाम दे दो ओ डैश। तो ये जो स्पैन है ओ डैश, इसमें नीचे की तरफ टेंशन हो रहा है, बट इन बिटवीन द स्पैन ए एंड बी यहाँ पे टेंशन ऊपर की तरफ हो रहा है। अगेन बिटवीन बी एंड सी टेंशन नीचे की तरफ हो रहा है। सो जब तुम डिजाइन करेगा, इफ यू डोंट नो वेयर द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर इज, इफ द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर कमिंग, देन इट इज वेरी क्रिटिकल फॉर यू टू डिजाइन दैट सेक्शन। क्योंकि देखो यहाँ पे अगर बेंडिंग प्रोफाइल मेरा चेंज हो रहा है तो नेसेसरी ये है कि अगर मैं इसको एक आरसीसी बीम एज ए आरसीसी बीम डिजाइन करेंगे तो क्या होगा, जो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर है उस जोन पे जहाँ पे चेंज हो रहा है, मतलब मेरा यहाँ पे बेंडिंग नीचे की तरफ हो रहा था, मतलब टेंशन जोन मेरा नीचे था। तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इसे एज ए सिंगली रेनफोर्स्ड बीम डिजाइन कर देता तो मेरा क्या होता, इन बिटवीन पॉइंट ए एंड बी ऊपर की तरफ टेंशन होता, उस पॉइंट पे फेल कर जाता। तो फॉर दिस केस क्या करना होगा, हमें डबली रेनफोर्स बीम डिजाइन करना होगा एज ए डबली रेनफोर्स बीम, कि हम लोग रेनफोर्समेंट को नीचे एज वेल एज ऊपर भी देंगे। ऊपर वाला रेनफोर्समेंट सिर्फ होल्डिंग के लिए नहीं रहेगा, वो तुम्हारा ये जो जब पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर जिस जोन पे होगा वहां पे जो टेंशन होगा उसको कैरी करेगा। राइट, तो क्लियर हुआ द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर जनरली ओवरहैंग बीम में जनरेट होता है और कभी कभी प्रॉप्ट कैंटिलीवर में भी जनरेट हो सकता है। तो मेनली ओवरहैंग बीम में जनरेट होता है, कभी कभी प्रॉप्ट कैंटिलीवर के केस में भी हो सकता है। प्रॉप्ट कैंटिलीवर केस में ऐसा दिखता है, सम एरिया आ सकता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर होता है जब ओवरहैंग बीम हम लोग देखते हैं। और ओवरहैंग बीम कहाँ आता है, जब हम लोग फ्लाईओवर ब्रिजेस डिजाइन करते हैं ना, तब जाके बहुत सारा सपोर्ट होता है और हमें ओवरहैंग पोर्शन भी मिलता है। तब जाके हमें क्या होता है, या फिर
या फिर मान लो कि हमारे पास इनडिटर्मिनेट बीम्स है, इनडिटर्मिनेट बीम पे तुम्हारा जो कंटिन्यूअस बीम होगा उसमें पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रफ्लेक्चर मिल सकता है। तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रफ्लेक्चर जानना जरूरी है कि उस जोन में हमें टेक केयर करना होगा कि टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है, तो टेंशन को कैरी करने के लिए हमें रेनफोर्समेंट भी देना होगा उस जोन पे, राइट। सो उसी हिसाब से, उस मोमेंट के हिसाब से रेनफोर्समेंट को डिजाइन करना होगा। दैट्स वाई ये भी और एक पॉइंट है कि जहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रफ्लेक्चर जनरेट होगा वहाँ पे हम लोग जो बीम है उस बीम को एज ए सिंगल रेनफोर्स बीम डिजाइन नहीं कर सकते, वी नीड टू डिजाइन इट एज ए डबली रेनफोर्स बीम। नाउ क्लियर अप टू दिस? Okay, now we will solve couple of problems on simply supported beam. So what we've seen, we have calculated the shear force and bending moment using taking the sections and using, we are analyzing from left hand side. Now we will solve the problem smartly. When we need the sections, we will take the sections. When we don't need the sections, we will directly calculate it. Okay. So there is a first problem, a beam of 10 meter having a UDL up to 5 meter of its span and a point load at a distance 2 meter from B. So just calculate it. So we will proceed step by step. So step 1, reaction calculation. Okay, so reactions कहाँ पे होगा? यहाँ पे RA and RB. So without knowing the reactions, the loading diagram or the free body diagram will not be completed. Okay, so हम लोग जैसे प्रोसीड करते थे, first we will take the summation of vertical forces is equals to 0 as there are no horizontal forces. So देखो क्या क्या vertical forces आ रहा है, and we are analyzing the structure from the left hand side. So upward forces are the positive forces and downward forces are the negative forces. So RA plus RB, that are the upward forces, that why I write positive, minus here we have a UDL of intensity 20 kilonewton per meter, which is subjected over 5 meter length. So total intensity will be 20 into 5 minus 40. 40, the concentrated load is equals to 0. So here we will have a equation RA plus RB is equals to 140. Now we need another equation to calculate RA and RB value. So we have equation. Now take the moment of all forces and reactions about A. So write it down, taking the moment of all forces and reactions about A clockwise positive is equals to 0. So अभी A point पे अगर हमें moment लेना है, so press the point A. Now imagine the beam AB. So अभी देखो कि A point के रेस्पेक्ट में हमें RB के कारण मोमेंट मिलेगा, 40 किलोन्यूटन लोड के कारण मोमेंट मिलेगा और इस UDL के कारण मोमेंट मिलेगा। सो स्टार्टिंग फ्रॉम RB को देखो, RB A पॉइंट के रेस्पेक्ट में होल बीम को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराने की कोशिश करेगा। सो वी विल हैव ए एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, so we can write it simply minus RB into the distance from A to B is 10 meter, so 10. Now ये जो 40 किलोमीटर लोड है, ए क्या करेगा, इस बीम को ए पॉइंट के अबाउट, सोच के देखो, ए पॉइंट को थंब से प्रेस करो और 40 किलोमीटर ऊपर से एक लोड लगाओ, ऑब्वियसली इस बीम को क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा। सो क्लॉकवाइज मोमेंट, और मोमेंट का वैल्यू कितना होगा, जस्ट 40 the load intensity into the distance from A to D. So A to D distance कितना है, it's 8 meter, so 40 into 8. Now we have the UDL. So again the UDL will try to rotate the beam clockwise, so we will have the clockwise moment, so positive. Now the intensity of load is 20 into 5, that is the intensity of load value, into 5/2 intensity of load or total load value into 5/2 क्या है, it is the distance from its CG is equals to 0. So from this equation you can calculate the RB value. So RB into 10
is equals to, if we solve this, 40 into 8 plus 20 into, so 10 into 5 into 5, that comes as total 557. So RB comes as 57 kilonewton. So RB का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, 57 kilonewton है. Now put the value of RB in equation 1. So you will find the RA value. So RA का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे पुट करो इक्वेशन 1 में. So RA will be equals to 140 minus 57, and that will give 83 kilonewton. सो ऑलरेडी हम लोगों ने RA और RB का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया. नाउ व्हाट नेक्स्ट, वी नीड टू फाइंड आउट द शियर फोर्सेस एट डिफरेंट की पॉइंट्स, जहाँ पे हम लोग लेंगे और उसके बेसिस पे हम लोग शियर फोर्स डायग्राम को ड्रॉ करेंगे. सो गो टू द नेक्स्ट स्टेप. द नेक्स्ट स्टेप इज आवर शियर फोर्स, कैलकुलेशन ऑफ शियर फोर्स. सो स्टेप 2 यू कैन राइट calculation of shear force. Shear force. Okay, now we will calculate it smartly. When we need to take the sections, we will take the sections, and if we need not take the section, then we will not take the section, we will calculate it directly. So at A, shear force at A point पे shear force कितना होगा, हम लोग इस साइड से एनालाइज कर रहे हैं. तो यहाँ पे बस और बस RA ही एक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे. तो शेयर फोर्स एट A इज इक्वल्स टू प्लस RA. प्लस क्यों, क्योंकि ये जो RA रिएक्शन है ये अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है. एंड RA का वैल्यू कितना था, द वैल्यू ऑफ RA वाज 83 किलोन्यूटन, पॉजिटिव 83 किलोन्यूटन हमें मिला ए पॉइंट पे. ना हम लोग सी पॉइंट पे देखेंगे शेयर फोर्स एट सी. सो सी पॉइंट पे अगर हमें शेयर फोर्स चाहिए, एंड शेयर फोर्स एट ए सेक्शन का डेफिनेशन क्या था कि आइदर साइड ऑफ द सेक्शन. सो हम लोग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एनालाइज कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो कितना फोर्सेस एक्ट कर रहा है. सो सी पॉइंट के लेफ्ट साइड में एक्ट कर रहा है पॉजिटिव RA माइनस ये जो यूडीएल अपवर्ड टू डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है 20 into 5. So that will give you 83 minus 100, that means minus 17 kilonewton. So ए पॉइंट पे हमें पॉजिटिव शेयर फोर्स मिला. इफ वी ड्रॉ हियर, इस पॉइंट पे हमें पॉजिटिव मिला, बट इस पॉइंट पे हमें नेगेटिव मिला. सो समवेयर इन बिटवीन ए एंड सी द शेयर फोर्स वैल्यू शुड बी 0. सो ऑन AC टेक ए सेक्शन. AC पे एक सेक्शन ले लेते हैं एट ए डिस्टेंस x, जहां पे हम लोग कंसिडर करेंगे द वैल्यू ऑफ शेयर फोर्स विल बी 0. सो यहाँ पे हम लोगों ने एक सेक्शन कंसिडर कर लिया एट ए डिस्टेंस x from A, and we are considering that at a distance x the shear force value will be 0. So shear force at x is equals to क्या होगा, RA एक्ट कर रहा है पॉजिटिव RA, और यहाँ पे एक्ट कर रहा है योर UDL 20 किलोन्यूटन पर मीटर UDL. सो RA माइनस 20 into x इज एक इक्वेशन मिला, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमने कंसिडर किया है कि उस पॉइंट पे 0 होगा. देखो अगर मैंने यहाँ पे डायरेक्टली किया, पहले ही तुम लोग सेक्शन को ले सकते थे, तो x इक्वल्स टू 0 बिठाएगा तो ए पॉइंट पे मिलेगा ऑब्वियसली RA. x इक्वल्स टू 5 मीटर बिठाएगा तो क्या मिलेगा एट C. देखो इक्वेशन के जैसा ही है, और इक्वेशन से ही एक्चुअली आया है वो. नाउ x का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करो, 20 into x इक्वल्स टू RA का वैल्यू है 83. Now the value of x is 83 divided by 20, that gives you 4.15 meter. So at a distance 4.15 meter from A, the shear force will be 0. So यहाँ पे पॉजिटिव 83 किलोन्यूटन शेयर फोर्स मिला, एंड अगेन इस पॉइंट पे आके मिला -17, और ये जो डिस्टेंस मिला जहाँ पे 0 होगा वो डिस्टेंस हमें मिल चुका है x equals to 4.15 meter. Okay, now we need to calculate the shear force in between C and D. Now look, in between C and D
there is no extra load applied, so the shear force will be constant from here to here. constant गया, ओके और उसका वैल्यू कितना होगा, वही 17 योर 17 किलो न्यूटन और -17 किलो न्यूटन, क्योंकि नीचे चीज की तरफ लिख रहे हैं इसलिए इसका जो साइन है वो नहीं दे सकते। ओके सो यहाँ पे लिखो इन बिटवीन सी एंड डी, between C and D the shear force is equals to constant is equals to उसका वैल्यू कितना था -17 किलो न्यूटन। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द shear force at D। तो D पॉइंट पे क्या हो रहा है, और एक एक्स्ट्रा पॉइंट लोड अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे -17 था, उसके साथ और ये 40 जुड़ जाएगा, तो 17 और 40 57, तो यहाँ पे आ जाएगा 57 किलो न्यूटन। तो यहाँ पे करो, यू कैन राइट इट कि shear force at D is equals to -17 -40, माइनस क्यों, क्योंकि that point load is acting from upward to downward, so that will give you -57 kilonewton. Now in between D and B there is no load acting again, so a straight constant रहेगा जिसका वैल्यू 57 रहेगा, और B पॉइंट पे आके हमें एक रिएक्शन मिला जिस रिएक्शन का वैल्यू है 57, so that reaction will make it a closed loop, so यहाँ पे जाके RB एकदम दिस पॉइंट B 0 होगा। so यहाँ पे हमें मिल चुका है शेयर फोर्सेस का वैल्यू। तो हम लोग अभी शेयर फोर्स का डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, वी कैन इजीली ड्रॉ द शेयर फोर्स डायग्राम। तो देखो ए पॉइंट, सी पॉइंट, डी एंड बी। सो ए पॉइंट पे आर ए था 83 किलो न्यूटन, यहाँ पे 17 किलो न्यूटन माइनस आया, तो इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन बिकॉज द नेचर ऑफ शेयर फोर्स डायग्राम फॉर ए यूडीएल इज ए स्ट्रेट लाइन डायग्राम, और हम लोगों ने देखा कि इक्वेशन भी स्ट्रेट लाइन हो रहा है। नाउ यहाँ से लेके यहाँ तक जहाँ पे 0 होगा, x is equals to we already find out 4.15 meter, okay so 83 किलो न्यूटन था, यहाँ पे इस जगह पे आके हो गया 17 किलो न्यूटन। in between C and D that 17 kilonewton is constant because there is no load acting. Now here 57 again in between B and D constant, और यहाँ पे एक रिएक्शन है 57 किलो न्यूटन का, so that one is 57 किलो न्यूटन, 57 किलो न्यूटन positive negative, so that one is your shear force diagram। okay so already you have find out the shear force diagram। now we need to draw, at first we need to calculate the bending moment, then we need to draw the bending moment diagram। so bending moment पे आएंगे, नाम देके जाओ पहले A, इस पॉइंट पे C, समवेयर हियर यहाँ पे जो पॉइंट था जहाँ पे तुम्हारा मैक्सिमम शेयर फोर्स का वैल्यू 0 आ रहा था, वहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलेगा, तो उस पॉइंट का नाम दे दो E। तो समवेयर हियर वी हैव द E पॉइंट, D एंड B। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आएंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पे ड्रॉ करेंगे, तो एट फर्स्ट बेंडिंग मोमेंट को कैलकुलेट कर लो। तो नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 3 बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन, ओके सो बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन पहले देखते हैं। लेट्स टेक ए सेक्शन आर ए आर बी, और वी कैन proceed it without taking any section। let's consider a section on AC, और सेक्शन लेने का रूल क्या था, एक लोड और रिएक्शन के बाद दूसरा लोड और रिएक्शन से पहले, बट हियर कि इमीडिएट आफ्टर ए 20 किलोन्यूटन पर मीटर लोड अप्लाई हो रहा है, तो उसी के ऊपर हमें लेना होगा। सो लेट्स कंसिडर ए सेक्शन हियर एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम A। सो बेंडिंग मोमेंट एट x कितना होगा, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से एनालाइज कर रहे हैं, तो आर ए के लिए एक मोमेंट होगा,
सो आर ए इस एक्स पॉइंट के अबाउट में क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा. सो आर ए into x. Now that UDL will try to rotate the AX beam anti-clockwise direction. So negative moment मिलेगा. So we can write it minus 20 into x, that is the value of your load, into x by 2. Now that is the value of the moment. So total load ax डिस्टेंस तक 20 किलोन्यूटन पर मीटर आ रहा है, इस पैन के ऊपर 20 किलोन्यूटन पर मीटर आ रहा है. सो टोटल लोड विल बी 20 इंटू एक्स. मोमेंट चाहिए उसके बाद मल्टीप्लाइड बाई एक्स बाई 2. क्लियर. सो यहाँ से हम लोगों को एक इक्वेशन मिला. नाउ ये जो मैंने सेक्शन लिया है एक्स का जो रेंज है वो एक्स इक्वल्स टू 0 टू एक्स इक्वल्स टू 5. सो एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 पे बेंडिंग मोमेंट एट ए, 0 मतलब बेंडिंग मोमेंट एट ए, तो 0 बिठाएगा तो 0 मिलेगा. नाउ एट एक्स इक्वल्स टू 5 मीटर पे बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू कितना होगा. तो एट इक्वल्स टू 5 मीटर पे बेंडिंग मोमेंट देखो, आर ए इज इक्वल्स टू 83 इंटू 5 माइनस 20 इंटू 5 इंटू 5 बाई 2. So if you calculate, that comes as 165 kilonewton meter. Okay, just check the calculations again. Now 5 मीटर पे हमें मिल गया, मतलब C पॉइंट पे BM at C. Now हमें चाहिए BM at E. E कौन सा पॉइंट है जहां पे तुम्हारा shear फोर्स का वैल्यू 0 हुआ था. दैट मीन्स x इक्वल्स टू 4.15 मीटर पे, वहीं पे जाके हमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलेगा. दैट्स व्हाई it is necessary to know why the shear force will be 0, because at that point we will have the maximum bending moment. So at x equals to 4.15 meter, that means bending moment at E, or we can write that is the maximum bending moment, is equals to, if you put the values, 83 into 4.15 instead of x in this equation number A, say write it down as a equation number A, just put the value as x equals to 4.15, so you will get the answer. So 20 into 4.15 into 4.15 by 2, that will give you the value. If you calculate it, 177.255 kilonewton meter. Now so हमें C पॉइंट तक मोमेंट मिल चुका है. अभी अगर हमें भी इन बिटवीन C एंड D करना है, तो अगेन वी नीड टू टेक ए सेक्शन इन बिटवीन C एंड D and we need to find out the moment at D. So now we will do it smartly. अभी हमें D पॉइंट पे अगर मोमेंट मिल जाएगा तो we can complete the diagram. तो अभी अगर हम इस साइड से लेफ्ट हैंड साइड से अगर सेक्शन लेते जाएंगे तो बहुत सारा लोड को काउंट करना होगा. यू कैन डू इट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, बट अगर हम लोग इस पॉइंट पे राइट हैंड साइड से एनालिसिस कर लेंगे डी पॉइंट के लिए, तो राइट हैंड साइड में बस आरबी वैल्यू है, जो आरबी रिएक्शन है उसी के कारण हो रहा है. सो यहाँ पे हम लोग स्मार्टली सॉल्व कर सकते हैं कि बेंडिंग मोमेंट एट बी, सॉरी डी, बेंडिंग मोमेंट एट डी, पहले डी पॉइंट पे निकाल लो डी पॉइंट. तो डी पॉइंट पे अगर बेंडिंग मोमेंट लेंगे और हम लोग अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू में राइट हैंड साइड से एनालाइज कर लेंगे तो क्या मिलेगा, आर बी इंटू 2. अभी देखो ये जो आर बी इस डी पॉइंट के रेस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा. सो जब हम लोग राइट हैंड साइड से एनालिसिस करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं. तो दैट वैल्यू इज कम्स एज, आरबी का वैल्यू कितना था 57 इंटू 2, दैट कम्स एज 144 किलो न्यूटन मीटर. तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो क्योंकि हम लोगों ने राइट हैंड साइड से एनालाइज किया है इस थिंग को. सो एनालाइज्ड फ्रॉम राइट हैंड साइड, or you just simply can take a section here
at a distance x dashed from A, then you just can calculate the bending moment at x dashed, and you can put the value as x equals to, if you put the value as x equals to 5 plus 3 is equals to 8, then you will find the bending moment value at t. You can solve it or you can try it. You will have the same answer as 144 kilonewton. Now tell me at point B, अभी B point पे calculate करने का जरूरत ही नहीं है because that is a simply supported beam. So obviously B point पे bending moment का value 0 होगा. Bending moment B is equals to 0. So हमें मिल चुका है की पॉइंट पे, ए पॉइंट पे 0, बी पॉइंट पे 0, सी पॉइंट पे मिला है हम लोगों को 165 किलोन्यूटन. मैक्सिमम हो रहा था समवेयर हियर ई पॉइंट पे 177 और 144 मिला है डी पॉइंट पे. नाउ वी कैन इजीली ड्रॉ द शेयर फोर्स, सॉरी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. सो नाउ लेट्स गो एंड ड्रॉ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. सो क्या क्या मिला हमें इस पॉइंट पे जहां पे मैक्सिमम हो रहा है, मैक्सिमम जहां पे हो रहा है इस पॉइंट पे मिला हम लोगों को एक वैल्यू ई पॉइंट के रेस्पेक्ट में, ई पॉइंट था. तो ई पॉइंट के रेस्पेक्ट में हमें मिला हाउ मच 177.255 किलोन्यूटन मीटर. और फ्रॉम पहले लिख लो 177.255. नाउ यहाँ पे यूडीएल हो रहा है, यूडीएल एक्ट कर रहा है, सो ऑब्वियसली पैराबोला होगा. और द शेयर फोर्स फ्रॉम ए टू ई, देखो इंटेंसिटी ऑफ शेयर फोर्स इज डिक्रीजिंग, सो वी विल हैव ए डिक्रीजिंग स्लोप पैराबोला. नाउ ए पैराबोला हुआ डिक्रीजिंग स्लोप का. नाउ फ्रॉम ई टू सी द वैल्यू ऑफ शेयर फोर्स इज अगेन इंक्रीजिंग, सो वी विल हैव ए इंक्रीजिंग स्लोप पैराबोला. अभी सी पॉइंट पे देखो मोमेंट का वैल्यू, बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू सी पॉइंट पे कितना हुआ है, बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू सी पॉइंट पे हुआ है 165 किलोन्यूटन मीटर. सो यहाँ पे ऑर्डिनेट को लिख लो 165. सो 177 से कम है, सो ऑब्वियसली पैराबोला मिला हमें यहाँ तक 165. सो 165 को कहीं और लिखो 165. This ordinate 165 kilonewton meter. This ordinate is 177.25 kilonewton meter. Now D पॉइंट पे हमें मिला है, D पॉइंट पे कितना मिला है शेयर फोर्स का वैल्यू, D पॉइंट पे मिला है 114 kilonewton meter, 114. Okay, so here I wrongly written 144, it will be 114 kilonewton meter. 57 into 2 is equals to 114, not 144. Okay, so यहाँ पे हमें मिला 144, that means 165 से कम है. और in between that two lines we will have a straight line equation, straight line. Again from D to B we have straight line equation क्योंकि B पे 0 हो रहा है. so यहाँ पे ऑर्डिनेट था 114 किलोन्यूटन मीटर, यहाँ पे 0. तो ए लाइन है तुम्हारा पैराबोला और ए दो लाइन, ब्लू लाइन है पैराबोला एंड रेड लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइंस. ओके पॉजिटिव. सो दैट इज द योर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर दिस सेक्शन. आई थिंक क्लियर. तो की पॉइंट्स पे हम लोगों ने निकाल चुके थे कि क्या क्या होगा. नाउ अभी जो यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन किया है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, इसको राइट हैंड साइड से लेके आर डी को कैलकुलेट किया, आर डी को, इसको तुम लोग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट करोगे और देखोगे कि इसका वैल्यू 114 आ रहा है कि नहीं आ रहा है. ऑब्वियसली 114 ही आएगा. तो से लेट्स से इस चीज को अगर हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे, तो उस पॉइंट पे अगर हम लोग यहाँ पे सेक्शन लेंगे तो क्या होगा, क्या मिलेगा हम लोग देख लेते हैं एक बार. इज इट कमिंग 114 और नॉट. so that one is 20 kilonewton meter. और हम लोग यहाँ पे से एक सेक्शन लिया है एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम हियर, और ये जो डिस्टेंस था दैट इज 5 मीटर. ए सी. नाउ इधर बाकी रेस्ट ऑफ द बीम था डी और बी, हम लोगों ने इन बिटवीन सी एंड डी लिया है क्योंकि सेक्शन लेने का रूल ही है एक लोड के बाद दूसरा लोड से पहले.
सो अभी अगर हम लोग x पे मोमेंट लेंगे, सो bm एट x विल बी इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ पे ra है, तो ra into x and that will produce a clockwise moment, right? Minus, because of the UDL, it will produce anti-clockwise moment, and the value of moment will be 20 into 5. That is the value of that load, 20 into 5. Now हमें distance चाहिए from center of H to X. तो यहाँ से यहाँ तक अगर हमें distance चाहिए होगा, तो कैसे हम लोग distance को find out कर सकते हैं? Multiplied by क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, x माइनस 5/2, राइट? टोटल डिस्टेंस x था, हमें यहाँ तक डिस्टेंस चाहिए, तो -2.5 माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा। सो ए इक्वेशन मिला, से ए इक्वेशन मिला। नाउ पुट करके देखो, x इक्वल्स टू, से x इक्वल्स टू 5 पुट करेंगे हम लोग, क्योंकि ये जो सेक्शन हम लोगों ने लिया है, इस सेक्शन का रेंज अप टू डी पॉइंट तक है, डी पॉइंट तक मतलब 5 + 3 8 मीटर तक। तो पहले x इक्वल्स टू 5, दैट मीन्स बेंडिंग मोमेंट एट सी पॉइंट पे अगर हम लोग निकाल के देखेंगे बेंडिंग मोमेंट एट सी, क्या मिलेगा हम लोगों को? तो 5 बिठाओ, आर ए का वैल्यू था 83 इंटू 5 माइनस 20 इंटू 5 इंटू 5 माइनस 2.5, दैट गिव्स यू 2.5। सो जस्ट कैलकुलेट किलो न्यूटन मीटर। सो कैलकुलेट करके देखते हैं कितना वैल्यू आता है, 83 इंटू 5 माइनस 20 into 5 into 2.5, so that will give you 165 किलो न्यूटन मीटर। ऑब्वियसली सी पॉइंट पे देखो हम लोगों का 165 किलो न्यूटन मीटर ही आया था। नाउ डी पॉइंट पे चेक कर लेते हैं। सो x इक्वल्स टू 8 मीटर, 8 मीटर पे डी पॉइंट है, यहाँ से लेके 5 + 3 इज इक्वल्स टू 8 मीटर पे है। तो 8 मीटर पे अगर हम लोग चेक कैलकुलेट करेंगे, पी एम एट डी इज इक्वल्स टू 83 इंटू 8 माइनस 20 into 5 into 8 minus 5/2 at equation 1, instead of x put x equals to 8। so अभी इसको कैलकुलेट करके देखो, 83 into 8, 83 into 8 minus 20 into 5 into 8 minus 2.5, that will give you 114, right? 114 किलो न्यूटन मीटर। सो देखो हम लोग अभी जब पहले किए थे राइट हैंड साइड से ले लिए थे, तो 114 है, तो स्मार्टली कैलकुलेट करना होगा। यहाँ पे क्या हुआ, हमको इक्वेशन लेना पड़ा, फिर उसका लिमिट बिठाना पड़ा। तो जब तक तुम लोग यूजिंग द इक्वेशन और यूजिंग द सेक्शन सॉल्व करना जब हैबिचुएटेड हो जाओगे, तब डायरेक्टली कर सकता है। और स्मार्टली देखो कि हम लोग यहाँ राइट हैंड साइड से लेंगे तो सुविधा होगा कि लेफ्ट हैंड साइड से लेंगे तो सुविधा होगा, ठीक है? सो आई होप कि ये समझ गए हो कि कैसे हम लोग शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं और उससे शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, so now let's quickly solve another problem. Okay, so here we have another problem. It's a simply supported beam subjected to 3-point loads. Okay, so इसको चलो क्विकली सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग? से पहले स्टेप 1 विल प्रोसीड बाय आवर रूल स्टेप बाय स्टेप। तो पहले रिएक्शन कैलकुलेशन, रिएक्शन कैलकुलेशन। तो रिएक्शन यहाँ पे रिएक्शन होगा आर ए आर बी। सो वी कैन राइट आर ए प्लस आर बी। Look, we are analyzing from left hand side, so upward forces are the positive forces, is equals to, we can write 4 plus 7 plus 10, that will give you 21। इक्वेशन मिला। दूसरा इक्वेशन क्या लेंगे, ए पॉइंट पे सारा फोर्सेस और रिएक्शन का जो मोमेंट आएगा उसको जीरो करेंगे, समेशन ऑफ एम ए क्लॉकवाइज पॉजिटिव इज इक्वल्स टू 0
अभी देखो ए पॉइंट पे मोमेंट किसके कारण आएगा, आरबी के कारण आएगा, और सारा पॉइंट लोड के कारण आएगा। तो आरबी केवल इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, बाकी सारा पॉइंट लोड ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में इस गुण को क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेगा। सो माइनस आर बी इंटू द डिस्टेंस कितना है 1.5 प्लस 2.5 प्लस 2 प्लस 2, सो आर बी इंटू 8 प्लस 7 किलोमीटर लोड को लेते हैं, 7 इंटू डिस्टेंस कितना है 2 प्लस 2.5 प्लस 1.5, तो 6। नाउ 10 किलोमीटर लोड को लेना होगा, प्लस प्लस क्यों, क्योंकि सारा क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। 10 इंटू डिस्टेंस कितना है 1.5 प्लस 2.5, 4 प्लस 4 इंटू 1.5 इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से आरबी का वैल्यू मिलेगा। सो आरबी विल बी इक्वल टू 7 इंटू 6 42 40 and 7, so that will give you 88। 88 by 8 is equals to 11 kilonewton, and so put the value of RB in equation number 1, so you will find out the value of RA। so RA का वैल्यू कितना हो जाएगा 21 minus 11, that comes as 10 kilonewton। so RA और RB का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। नाउ वी जस्ट कैन फाइंड आउट द शियर फोर्स वैल्यू। तो शियर फोर्स चलो कैलकुलेट करके देखते हैं कि शियर फोर्स कितना होता है। कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं, डायरेक्टली हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, फिर भी हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे। तो स्टेप 2, शियर फोर्स कैलकुलेशन। ओके, नाउ टेल मी शियर फोर्स एट ए। अभी सेक्शन नहीं लेंगे, एक एक पॉइंट पे हम लोग देखेंगे। ए पॉइंट पे देखेंगे, सी डी ई और बी पे। तो शियर फोर्स एट ए कितना होगा, ओनली यहाँ पे एक रिएक्शन फोर्स आर ए ही आ रहा है, तो पॉजिटिव आर ए, और आर ए का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया 10 किलो न्यूटन। नाउ शियर फोर्स इन बिटवीन ए एंड सी विल बी कांस्टेंट because there is no load acting, so shear force in between A and C will be constant, and the value will be is equals to 10 kilonewton। now C point पे shear force चाहिए, shear force at C point पे shear force कितना होगा, आर ए पॉजिटिव आर ए, देखो सी पॉइंट पे चाहिए तो सी पॉइंट का इस साइड वाला देख लो पहले क्या होगा। तो सी पॉइंट तक हम लोग का सी पॉइंट तक वैल्यू था 10 किलोन्यूटन। ध्यान से देखो, सी पॉइंट तक वैल्यू था पॉजिटिव 10 किलोन्यूटन। नाउ सी पॉइंट पे एक 4 किलोन्यूटन डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो 10 किलोन्यूटन माइनस 4 किलोन्यूटन, दैट मीन्स 6 किलोन्यूटन। तो इफ वी ड्रॉ दिस, तो यहाँ पे हमें 10 किलोन्यूटन मिला। नाउ स्ट्रेट हम लोग गए, यहाँ से हम लोगों को 10 किलोन्यूटन मिला था, स्ट्रेट गए यहाँ पे 4 किलोन्यूटन इसने डाउनवर्ड साइड पे लेके गया, सो यहाँ पे 6 किलोन्यूटन बचा रहा। ना इन बिटवीन सी एंड डी देयर इज नो लोड, सो ये जो 6 किलोन्यूटन है ये कांस्टेंट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 6 किलोन्यूटन, तो डी पॉइंट पे देखते हैं, यहाँ पे लिखो कि शियर फोर्स इन बिटवीन सी एंड डी इज कांस्टेंट and the value will be equals to 6 kilonewton। now shear force at D पॉइंट पे क्या हो रहा है कि मेरा पॉजिटिव 6 किलोन्यूटन तो आ रहा है, ऑब्वियसली यहाँ पे है, उसके साथ साथ नेगेटिव 10 किलोन्यूटन एक्ट कर गया, दैट मीन्स माइनस 4 किलोन्यूटन ऑब्वियसली। तो यहाँ पे 6 किलोन्यूटन था, 6 किलोन्यूटन और नीचे की तरफ 4 किलोन्यूटन ला दिया। okay, now in between D and E that 4 kilonewton is constant, so यहाँ पे लिखो in between D and E the value of shear force is constant and whose value is minus 4 kilonewton। okay, now
ई पॉइंट पे देखो क्या हो रहा है, ई पॉइंट पे शेयर फोर्स एट ई पॉइंट पे क्या हो रहा है, मेरा -4 किलो न्यूटन था यहाँ तक, ई पॉइंट तक। देन वहां पे और एक 7 किलो न्यूटन लोड अप्लाई हुआ, डाउनवर्ड लोड। तो 7 किलो न्यूटन और नीचे की तरफ लेके जाएगा। सो -4 -7 इज इक्वल्स टू -11 किलो न्यूटन। एंड इन बिटवीन ई एंड बी ऑब्वियसली द शेयर फोर्स वैल्यू इज कांस्टेंट, और आरबी का जो वैल्यू है उसका वैल्यू है 11 किलो न्यूटन, ऑलरेडी कैलकुलेट किया। सो क्लोज डायग्राम बन गया 11 किलो न्यूटन। सो हम लोगों का जो शेयर फोर्स है, शेयर फोर्स कैलकुलेट कर लिया, साथ ही साथ शेयर फोर्स डायग्राम भी ड्रॉ हो गया। ओके, सो पॉजिटिव और नेगेटिव, और वी कैन ड्रॉ इट हियर ऑल्सो। देखो विदाउट कैलकुलेशन भी तुम लोग शेयर फोर्स को देख सकते हैं। ऑलरेडी तुम लोगों ने आर ए और आरबी का वैल्यू निकाल लिया, तो हम लोग का शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ हो जाएगा इफ देयर इज ओनली द पॉइंट लोड इज एक्टिव। तो आर ए का वैल्यू यहाँ पे कितना है, दैट इज 10 किलो न्यूटन। ओके, स्टेप बाय स्टेप 10 किलो न्यूटन। नाउ इन बिटवीन ए एंड सी कोई लोड नहीं है, सो इट विल बी ए कांस्टेंट शेयर। अभी देखो सी पॉइंट पे क्या हो रहा है, 4 किलो न्यूटन डाउनवर्ड हो रहा है, तो 4 किलो न्यूटन इसने डाउनवर्ड लेके गया। नाउ इन बिटवीन सी एंड डी अगेन कांस्टेंट, तो यहाँ पे कितना वैल्यू होगा, द वैल्यू विल बी 6 किलो न्यूटन, जो शेयर फोर्स यहाँ पे बचा। नाउ यहाँ तक तो 6 किलो न्यूटन है मेरे पास, 6 किलो न्यूटन। अभी क्या हो रहा है, 6 किलो न्यूटन के साथ और 10 किलो न्यूटन डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है। सो यहाँ पे हमें मिला 4 किलो न्यूटन। नाउ डी एंड ई कोई एक्स्ट्रा लोड नहीं है, सो कांस्टेंट। अगेन ई पॉइंट पे आके क्या मिला हमें, अगेन ए डाउनवर्ड फोर्स ऑफ 17 किलो न्यूटन, ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं हम लोग, फिर भी 4 किलो न्यूटन यहाँ पे 11 किलो न्यूटन। अगेन फ्रॉम ई टू बी देयर इज नो लोड एक्टिंग, कांस्टेंट, और आरबी का वैल्यू भी 11 किलो न्यूटन था। सो ए बी ई बी सी, पॉजिटिव नेगेटिव, दैट इज योर शेयर फोर्स डायग्राम। सो हम लोग क्या देखें कि विदाउट कैलकुलेशन भी हम लोग अगर स्टेप फॉर स्टेप पॉइंट लोड दिया हुआ है तो बेस्ड ऑन द लोड वी कैन कैलकुलेट। सो वी जस्ट नीड टू रिमेंबर द डायरेक्शंस, और किस डायरेक्शन से हम लोग एनालाइज कर रहे हैं उस दो चीज को देखना होगा। नाउ क्विकली कैलकुलेट द बेंडिंग मोमेंट एंड ड्रॉ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। सो देखते हैं बेंडिंग मोमेंट, स्टेप 3। बेंडिंग मोमेंट, कैलकुलेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट, बीएम कैलकुलेशन। तो यहीं पे हम लोग बीएफ बेंडिंग मोमेंट को ड्रॉ करेंगे, ठीक है, बार बार उस स्लाइड में जाने की जरूरत नहीं है। ए बी, somewhere here C, somewhere here D, E. ओके, सो एक एक पॉइंट पे देखते हैं बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू कितना होता है, साथ साथ हम लोग ड्रॉ करते जाएंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बट यू विल ड्रॉ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जस्ट बिलो योर शेयर फोर्स डायग्राम। ओके, सो बेंडिंग मोमेंट एट ए पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, हम लोग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एनालाइज कर रहे हैं, तो ए पॉइंट पे आर ए तो एक्ट हो रहा है, बट आर ए उसी पॉइंट पे एक्ट हो रहा है, सो 0, आर ए इंटू 0 इज इक्वल्स टू 0। नाउ बेंडिंग मोमेंट एट सी पॉइंट पे हमें बेंडिंग मोमेंट चाहिए। देखो सी पॉइंट पे अगर हमें बेंडिंग मोमेंट चाहिए तो सी पॉइंट का लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ और सिर्फ आर ए एक्ट कर रहा है, और ए एक क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। सो पॉजिटिव आर ए इंटू 1.5। सो आर ए का वैल्यू था, आर ए का वैल्यू था 10 किलो न्यूटन। सो 10 इंटू 1.5 दैट कम्स एज 15 किलो न्यूटन मीटर। नाउ डी पॉइंट पे चाहिए बेंडिंग मोमेंट एट डी पॉइंट पे अगर बेंडिंग मोमेंट चाहिए, डी पॉइंट पे देखो, डी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट चाहिए, तो डी पॉइंट पे अगर बेंडिंग मोमेंट चाहिए तो डी पॉइंट का लेफ्ट हैंड साइड में देखो कौन कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, आर ए और 4 किलो न्यूटन। आर ए क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा, 4 किलो न्यूटन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा अबाउट पॉइंट डी, और वी आर एनालाइजिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। ओके, सो पॉजिटिव आर ए इंटू, अभी देखो डी पॉइंट तक आर ए का डिस्टेंस कितना है, 1.5 प्लस 2.5, सो आर ए इंटू 4 माइनस
4 किलोन्यूटन जो है वो नेगेटिव, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेगा। सो 4 इंटू डिस्टेंस कितना है 4 किलोन्यूटन से लेके 2 तक 2.5, सो दैट विल गिव यू आर का वैल्यू 10 है, सो 40 माइनस 4 इंटू 2.5, सो 40 माइनस 10 दैट इज 30 किलोन्यूटन मीटर। ना बेंडिंग मोमेंट एट डी हो गया, बेंडिंग मोमेंट एट सी चाहिए और ई चाहिए, सॉरी ई चाहिए, ई पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट चाहिए। तो देखो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से कर रहे हैं, तो ई पॉइंट पे सारा लेफ्ट हैंड साइड वाला फोर्सेस देखो, या फिर स्मार्टली तुम राइट हैंड साइड से कर सकता है आर बी इंटू 2 करके, वट एवर इट इज, जो भी प्रोसेस तुम्हें अच्छा लगेगा उसको करो। बी एम एट ई, चलो हम लोग जब लेफ्ट हैंड साइड से कर रहे हैं तो सारे चीज को लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे। ओके, करके देख लेते हैं एक बार। सो ई पॉइंट पे कितना होगा, ई पॉइंट पे होगा पॉजिटिव आर ए इंटू, देखो आर ए से ई तक डिस्टेंस कितना है 4 + 2 = 6, माइनस 4 किलोन्यूटन और 10 किलोन्यूटन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा। तो 4 इंटू 4 किलोन्यूटन से लेके ई तक डिस्टेंस कितना है 2.5 + 2, तो दैट गिव यू 4.5 माइनस 10 इंटू 2, तो इसे कैलकुलेट करो। आर ए का वैल्यू 10 था 60, तो 60 माइनस 18 माइनस 20 दैट गिव्स यू 22 किलोन्यूटन मीटर। ना अगर तुम लोग स्मार्टली राइट हैंड साइड से कर देते तो आर बी इंटू 2 होता, और आर बी का वैल्यू कितना हुआ था 11, 11 इंटू 2 इज इक्वल टू 22 किलोमीटर मीटर, तो इतना बड़ा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं था। नाउ एट बी, बेंडिंग मोमेंट एट बी, तो बी पॉइंट पे हम लोग जानते हैं 0 है, फिर भी एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो बी पॉइंट पे अगर मोमेंट चाहिए तो चलो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से कर रहे हैं, सारा फोर्सेस को कंसिडर करना होगा। तो आर ए इंटू ए से बी तक डिस्टेंस कितना है 8 मीटर, तो आर ए इंटू 8 माइनस 4 किलोमीटर अप्लाई हो रहा है, तो आर ए ही केवल इसको बी पॉइंट के रेस्पेक्ट में सिर्फ और सिर्फ जो रिएक्शन फोर्स है इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा, बाकी सारा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा। सो 4 इंटू 4 से लेके बी तक डिस्टेंस कितना है 2.5 + 2 + 2 दैट मीन 6.5, ओके, माइनस डी फिर 10 किलोमीटर के लिए चाहिए, तो 10 इंटू 10 से लेके 4 मीटर डिस्टेंस है 2 + 2 माइनस 7 इंटू 2, नाउ सॉल्व इट। तो 80 माइनस 26, आर ए का वैल्यू 80 माइनस, क्योंकि आर ए 10 था, 80 माइनस 26, 4 इंटू 6, यस 26 माइनस 40 माइनस 14 दैट विल गिव्स यू 0। तो हमें क्या मिला, ए और बी पॉइंट पे 0 मिला, सी पॉइंट पे कितना था, सी पॉइंट पे था 15 किलोन्यूटन पर मीटर, तो एक ऑर्डिनेट ड्रॉ कर लो 15 किलोमीटर पर मीटर, सारा इंक्लाइंड लाइन होगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। फिर डी पॉइंट पे कितना मिला, डी पॉइंट पे 22 किलोन्यूटन पर मीटर मिला, तो यहाँ से लेके फिर से इंक्रीज हुआ, यहाँ पे हमें मिला 15 किलोन्यूटन पर मीटर, सॉरी 15 किलोन्यूटन मीटर नॉट पर मीटर, यहाँ पे मिला 22 किलोन्यूटन मीटर। उसके बाद ई पॉइंट पे कितना मिला, ई पॉइंट पे ओके यहाँ पे 30 था, सॉरी यहाँ पे 30 था और ई पॉइंट पे 20 मिला है, यहाँ पे 30, डी पॉइंट पे 30 किलोमीटर पर मीटर मिला, 30 किलोमीटर मीटर मिला, 30 किलोमीटर मीटर, तो डी पॉइंट पे 30 किलोमीटर मीटर मिला, और ई पॉइंट पे 22 है, तो 22 समवेयर हियर, उससे नीचे होगा, तो यहाँ पे 22, फिर बी पॉइंट पे 0 हो गया, तो यहाँ पे 22 किलोन्यूटन मीटर। तो ये हो गया हम लोगों का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एंड दिस वन इज पॉजिटिव। सी पॉइंट पे कितना मिला था 15 किलोन्यूटन, सो ए टू सी स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन। फिर डी पॉइंट पे हम लोगों को मिला 30 किलोमीटर मीटर, तो 30 यहाँ पे ऊपर लिख दो, अच्छा दिखेगा, 30 किलोन्यूटन मीटर। नाउ ई पॉइंट पे हम लोगों को मिला था 22 किलोन्यूटन मीटर, तो यहाँ पे 22 किलोमीटर मीटर हो गया ई पॉइंट पे, डी पॉइंट पे 30, ई पॉइंट पे 22, बी पॉइंट पे 0। सो सारा जो लाइंस है दैट आर द इंक्लाइन स्ट्रेट लाइंस एंड दैट वन इज आवर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। सो क्या सीखे हम लोग,
कि जब कैलकुलेशन करेंगे हम लोगों को स्मार्टली थोड़ा कैलकुलेट करना होगा। अगर हमें लगे कि सेक्शन लेना है तो सेक्शन लेंगे, अगर लगे नहीं सेक्शन लेना है तो नहीं लेंगे। अगर लगे कि कहीं पॉइंट पे जाके राइट हैंड साइड से एनालिसिस करना होगा तो यू कैन डू इट। बस याद रखो कि राइट हैंड साइड से कर रहे हो तो जो साइन कन्वेंशन होगा, और लेफ्ट हैंड साइड से कर रहे हो साइन कन्वेंशन उल्टा होगा। तो उसको अगर तुम लोग कैलकुलेशन के टाइम ध्यान में रखोगे तो आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व भी होगा, और हम लोग आसानी से सरफोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ कर पाएंगे। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग सरफोर्स डायग्राम को यहाँ से नीचे ड्रॉ कर सकता है। तो मैक्सिमम मिला हम लोगों को कहाँ पे, मैक्सिमम मिला हम लोगों को डी पॉइंट पे 30। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 15 था, 15 से लेके 30 गया, 30 से लेके 22 आया, 22 से लेके 0 आ गया। ए बी सी डी और ई। 15 30 22, राइट। 15 30 22 किलो न्यूटन मीटर पॉजिटिव। that one is your bending moment diagram. So now we will solve another example using UDL, UVL and point load, and UDL and moment, or UDL point load and moment. Okay, so up to this clear?